नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वन्य समाज और उपनिवेशवाद के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है ना जो इतिहास की किताबों से निकलकर सीधे हमारे आज से जुड़ती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जो मेज है, जो किताब है, यहाँ तक कि जो चाय का कप है, क्या कभी सोचा है कि इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? जवाब सीधा सा है। ये सब जंगल से आते हैं। जी हाँ, जंगल, जो हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जहां से हमें ना जाने कितनी ही चीजें मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उपनिवेशवाद से पहले जंगल आखिर थे क्या? वो सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं थे, नहीं, वो तो एक जिंदा जागता सांस लेता हुआ खजाना थे। जरा सोचिए, कागज, गोंद, शहद, कॉफी, अरे लिस्ट तो खत्म ही नहीं होगी। जो समुदाय जंगलों में रहते थे, उनकी तो पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी ही इन्हीं चीजों पे चलती थी। ये जो तस्वीर है, ये छत्तीसगढ़ के एक प्राकृतिक साल के जंगल की है। देखिए कैसे तरह तरह के पेड़ पौधे एक साथ उग रहे हैं। ये सिर्फ जंगल नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम था, और यही लोगों की रोजी रोटी का जरिया था। लेकिन फिर कहानी बदल गई। आया औपनिवेशिक दौर, और जंगलों पर एक ऐसी नजर पड़ी जिसे सिर्फ एक ही चीज की भूख थी, लकड़ी। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव आया क्यों? देखिए, बात 19वीं सदी की शुरुआत की है। इंग्लैंड की जो रॉयल नेवी थी, उसे अपने जहाज़ों के लिए लकड़ी चाहिए थी, और वो भी बहुत ज़्यादा। फिर 1850 के दशक तक आते आते भारत में रेलवे लाइनें बिछने लगी। बस इन दोनों वजहों ने मिलकर जंगलों पर जबरदस्त दबाव बना दिया। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, सिर्फ 1 मील लंबी रेल की पटरी बिछाने के लिए करीब करीब 2000 लकड़ी के स्लीपर लगते थे। 2000! जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। और इस डिमांड का जमीन पर क्या असर हुआ, वो इस तस्वीर में साफ दिखता है। रेलवे लाइनों के आसपास के जंगल बस गायब ही होने लगे। क्यों? क्योंकि ठेकेदार बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध पेड़ काट रहे थे। तो अब इस बढ़ती मांग और अंधाधुंध कटाई को एक सिस्टम में लाने के लिए अंग्रेजों ने एक नया तरीका निकाला, और उसे नाम क्या दिया? बड़े गर्व से नाम दिया वैज्ञानिक वानिकी। पर सवाल ये है कि ये वैज्ञानिक वानिकी, या कहें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, आखिर थी क्या चीज? देखिए, इसमें होता ये था कि जो कुदरती जंगल थे, जहां तरह तरह के पेड़ थे, उन्हें काट दिया जाता था, और उनकी जगह एक ही किस्म के पेड़, जैसे साल या सागौन, सीधी सीधी लाइनों में लगा दिए जाते थे। मकसद सिर्फ एक था, जहाजों और रेलवे के लिए बढ़िया लकड़ी उगाना। अब जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। जो फर्क है वो साफ नजर आता है। एक तरफ है वो कुदरती घना जंगल, और दूसरी तरफ है इंसानों का बनाया हुआ एक सीधा साधा अनुशासित बागान। ये बदलाव सिर्फ पेड़ों का नहीं था, नहीं, ये पूरे इकोसिस्टम का, लोगों की जीने के तरीके का बदलाव था। और हाँ, इस बदलाव को कानूनी जामा पहनाने के लिए बाकायदा कदम उठाए गए। 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाई गई, और फिर 1865 में आया फॉरेस्ट एक्ट। इस कानून ने क्या किया? इसने जंगलों को 3 हिस्सों में बांट दिया, और जो सबसे अच्छे जंगल थे उन्हें आरक्षित यानी रिजर्व्ड घोषित कर दिया गया। मतलब वहां अब वही लोग नहीं जा सकते थे जो सदियों से वहां रहते आए थे। तो इन नए कानूनों का उन लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा जिनका घर, जिनकी दुनिया ही ये जंगल थे? असर बहुत ही बुरा था। जो लोग झूम खेती करते थे, उस पर रोक लगा दी गई। चरवाहे अपने जानवरों को चरा नहीं सकते थे, और जंगल से फल फूल इकट्ठा करना या शिकार करना, ये सब अब गैर कानूनी हो गया। मतलब रातों रात उनका जीने का पूरा तरीका ही एक जुर्म बन गया। इस दर्द की गहराई को समझना हो तो 1892 में बैगा समुदाय की एक अर्जी को देखिए। वो लिखते हैं, हर रोज हम भूखे रहते हैं, हमारे पास सिर्फ हमारी कुल्हाड़ी है, हम खाने के लिए मर रहे हैं। ये शब्द उनकी बेबसी की दिल दहला देने वाली कहानी कहते हैं। और शिकार का मामला तो और भी अजीब था। जहां जंगल के लोगों के लिए शिकार पेट भरने का जरिया था, वहीं अंग्रेज अफसरों के लिए ये सिर्फ एक खेल बन गया, अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका। ये तस्वीर उसी दौर की कहानी कहती है। अंग्रेज अफसर और राजे महाराजे बहुत बड़े पैमाने पर शिकार करते थे। ये उनके लिए एक ट्रॉफी जीतने जैसा था। और नतीजा ये हुआ कि भारत में जानवरों की कई शानदार प्रजातियां खत्म होने की कगार पर आ गईं। आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, सिर्फ 50 साल में
1875 से 1925 के बीच 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। और क्यों? ज्यादातर तो सिर्फ इनाम के लालच में। लेकिन जाहिर है लोग ये सब चुपचाप सहने वाले नहीं थे। जब उनकी जिंदगी, उनकी रोजी रोटी ही छीनी जा रही थी, तो उन्हीं जंगलों से बगावत की आवाज उठी। भारत में बस्तर में गुंडाधूर जैसे नेता सामने आए, छोटा नागपुर में वीर बिरसा मुंडा ने कमान संभाली और संथाल परगना में सिद्धू और कानू ने विद्रोह का नेतृत्व किया। और कमाल की बात यह है कि ये आग सिर्फ भारत में ही नहीं लगी थी। दूर इंडोनेशिया के जावा में भी साम्यवादी आंदोलन में डच सरकार को चुनौती दी। अब देखिए, इन सब बातों को 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो विरासत है वो आज भी हमारे समाज में, हमारी बहसों में जिंदा है। असल में समझने वाली बात यही है कि उस दौर में जो कानून बने, जो नीतियां बनी, उनका असर आज भी दिखता है। आज भी जब जंगल के संसाधनों या उनके संरक्षण पर बहस होती है तो ये पुराने विवाद सामने आ जाते हैं। और वो सवाल कि जंगल पर आखिर हक किसका है, आज भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि हम अपने कीमती जंगलों को बचाने और इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के बीच वो सही बैलेंस, वो सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी जवाब तलाश रहा है।